हेलो बच्चों, आज हम लोग सारणिक चैप्टर में प्रश्नावली 4.6 का कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ेंगे। अगर वो कॉन्सेप्ट आप लोगों ने क्लियर कर लिया तो स्वयं से इस पूरे सवाल को, आप पूरे प्रश्न को स्वयं हल कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करें। इसमें क्या नियम लगाना है ये समझ लो। ये वही प्रश्न है जो आप 10th क्लास में दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में चैप्टर पढ़े थे। दो चर वाले, यहाँ पे 3 चर वालों में भी आपको मिलेगा, लेकिन वहाँ 2 चर वाला आप लोग पढ़े थे ना। 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का हल चैप्टर था वो, और उसमें हल करने की कई विधियाँ आप लोगों ने पढ़ा था। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि, ग्राफीय विधि, है ना। 4 विधियों से आप लोगों ने उसमें सवाल को सॉल्व किया है। लेकिन यहाँ उन सब विधियों के अलावा आज आपको एक विधि और जानने को मिल रहा है, डिटर्मिनेंट मेथड। सारणिक विधि से हम कैसे 2 रैखिक समीकरणों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। 5 विधि आप समझ लो, 2 समीकरणों को हल करने की सीख जाओगे लाइफ में, पूरे मैथ में। ठीक है, चलिए हम लोग सारणिक वाला शुरू करते हैं, कैसे हम सॉल्व करेंगे। मैं थोड़ी देर के लिए कोई क्वेश्चन अपने मन से एग्जाम्पल के रूप में ले रहा हूँ कि मुझे 2 समीकरण यहाँ मालूम है। 2x + 3y = 6, 3x + 2y = 5। मुझे 2 रैखिक समीकरण दिए गए हैं और इसमें क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो कहा जाएगा आव्यूह विधि से मैट्रिक्स का यूज करके इन समीकरणों को हल कीजिए। हल करने का मतलब यही होता है, सॉल्व करने का मतलब यही होता है बेटा कि x और y की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन समीकरणों को आव्यूह रूप में लिखने पर मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको लिख देंगे। कैसे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा जाता है आप समझिए ध्यान से। पहले देखिए, इसके जो काउंटिंग दी गई होगी उसको नोट करिए दिमाग में। 2, 3, क्योंकि 2 वेरिएबल वाला है तो 2/2 का मैट्रिक्स बनेगा। अगर 3 चर वाला होता, 3 समीकरण होता, 3/3 का मैट्रिक्स बनता। ठीक है, 2, 3 और यहाँ क्या है 3, 2, ये नोट कर लिया। ठीक है, और उसके बाद इसी के पास में ये x और y में है, अगर 2 वेरिएबल में है तो इसको x और y इस फॉर्म में लिखोगे, कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखोगे, और इज इक्वल टू इसको भी कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में ऐसे नोट कर दोगे। किसी बच्चे को ऐसा लग रहा हो कि कैसे हम इन समीकरणों को इस रूप में लिखे हैं, क्यों लिखे हैं, क्या हम इससे फिर ये प्राप्त कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करके देख लो। क्या मल्टीप्लाई इसका होगा कि नहीं होगा। ये 2/2 का है और ये 2/1 का है, तो कितने का आएगा। जैसे 2/2 है, 2/1 है, तो इसका कॉलम इसके रो के इक्वल है, 2/1 का आएगा। ठीक है, तो चलो मल्टीप्लाई करो। यहाँ दिखा देते हैं आपको। इस पहले रो का पहले कॉलम में होगा तो एक ही कॉलम है ही है, तो कितना हो जाएगा 2x + 3y, एक मैट्रिक्स के फॉर्म में हो जाएगा 2x +। अब यहाँ रो तो है लेकिन कॉलम है ही नहीं है, तो मल्टीप्लाई आगे होगा ही नहीं। अब फिर नीचे वाले पे आ जाओ, 3x + 2y, 3x + 2y = इधर है 6 और 5। कंपेयर कर देंगे, तुलना कर देंगे, तो पहला वाला पहले वाले के इक्वल हो जाएगा, दूसरा वाला। तो इस तरह से अगर कोई समीकरण दिया हो तो उसे हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई बताओ, किसी को प्रॉब्लम हो यहाँ तक? नहीं ना। फिर हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को A के बराबर मान लेंगे। माना, लेट, ये कैपिटल A है मैट्रिक्स, और इसको कैपिटल X के फॉर्म में मैट्रिक्स मान लेंगे, और इसको एक अलग मैट्रिक्स और मान लेते हैं B। कोई प्रॉब्लम? मान लिया कि AX = B, ये वाला मैट्रिक्स A के इक्वल है, ये X के इक्वल है, B के इक्वल है। ठीक है, तो अगर हमें X की वैल्यू निकालनी है तो मैट्रिक्स X बराबर क्या होगा, A इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा A 1 B। कोई प्रॉब्लम?
तो अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, ए वाले मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है और यहाँ पे रख लेना है, और बी वाला मैट्रिक्स मालूम है, इधर मल्टीप्लाई करके रख करके, है ना, तुलना कर देंगे, एक्स की और वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या करें अब, तब ए बराबर क्या, 2 3 3 2। तो क्या इसका ए इन्वर्स कैसे निकलेगा, ए इन्वर्स सब लोग पढ़ चुके हो निकालना, कैसे निकलता है, पहले इसके तत्वों का सहखंड लिख डालेंगे, कोफैक्टर्स लिख लेंगे, कोफैक्टर्स लिखने के बाद सहखंडज लिखेंगे, एडजॉइंट लिखेंगे, और एडजॉइंट लिखने के बाद एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट से भाग कर देंगे उस मैट्रिक्स के, तो ये इन्वर्स आ जाएगा। इतना स्टेप आपके माइंड में फीड होना चाहिए हमेशा कि यार हमें इन्वर्स निकालना है, तो इतना काम करना है क्वेश्चन में। तो चलो पहले क्यों ना हम काम कर लें, डिटर्मिनेंट ए निकाल लें। डिटर्मिनेंट ए कैसे निकलेगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखोगे या तो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखोगे, 2 3 3 3 2 और मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 4 - 9 माइनस, तो ये 0 तो आया नहीं कि इसका ए इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता है ना, इसका ए इन्वर्स निकाला जा सकता है, बिकॉज डिटर्मिनेंट ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, अतः ए इन्वर्स ज्ञात किया जा सकता है या निकाला जा सकता है, लिख देंगे इस बात को। ठीक है, अब हम क्या करें, अब हम दिए गए आव्यूह के तत्वों का सहखंड लिख डालें। ठीक है, दिए गए आव्यूह के तत्वों का, आव्यूह के तत्वों का, दिए गए आव्यूह ए के तत्वों का क्या लिखने पर, सहखंड लिखने पर। सहखंड और सहखंडज समझते हो ना, सहखंड माने कोफैक्टर और एडजॉइंट दोनों अलग अलग है सहखंडज। तो सहखंड को कैसे दिखाते हैं, A11 A12 A21 यहाँ हो जाएगा, A22 A11 में ये प्लस है, मतलब सम आ रहा है जोड़ने पे, प्लस माइनस, फिर ये भी माइनस और ये प्लस, ये आपको प्रैक्टिस हो जाए इतना 2x2 वाले मैट्रिक्स में। अब A11 के लिए इसका रो इसका कॉलम छोड़ दो, 2 1 2 के लिए 3 2 1 के लिए 3 2 2 के लिए 2 हो गया ना। अब हम डायरेक्ट इससे क्या लिख लें, डायरेक्ट लिख लेना है, डायरेक्ट सहखंडज ए कैसे लिखेंगे आपको पता है फार्मूला, यही फार्मूला बदल दे रहे हैं, यहाँ लिखने की बजाय यहाँ लिख दे रहे हैं A12 A21 A22, सबकी वैल्यू पुट कर दो, 2 -3 -3 2। ठीक है, ये आया क्या, एडजॉइंट ए। अब ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपान डिटर्मिनेंट ए, तो कितना हो जाएगा 1 अपान -5, और एडजॉइंट ए कितना आया है 2 -3 -3 2। समझ पा रहे हो। अब आपका मन कर रहा है तो -5 से 1/-5 से सबको गुणा कर दो, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, चलो गुणा करके देख ही लेते हैं, -2/5 3/5 3/5 -2/5, ये आ गया ए इनवर्स। अब ए इनवर्स का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से हटा दें, ए इनवर्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो रखो, x की जगह पे क्या लिखोगे, ये अपना पूरा मैट्रिक्स लिखो, x और ए इनवर्स की जगह पे -2/5 3/5 3/5 -2/5 ए इनवर्स हो गया। और b का वैल्यू लिखना है, b क्या है 6 और 5 है। अब
अब यहाँ पे इसका इसमें फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कैसे होगा? पहला रो पहला कॉलम कितना हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो -12 बटे, और इसका इसमें करोगे +15 बटे 5। काटो मत उसको, हर बराबर रहने दो, आराम से जोड़ लोगे। क्या पहले रो का पहले कॉलम में हो गया? अब पहले रो का दूसरे कॉलम में करने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरे रो का फिर पहले कॉलम में कितना, 18 बटे 5 माइनस हो जाएगा 10 बटे, अब इसको जोड़ घटा लो, कितना 3 बटे, और इसको 8 बटे, और इधर क्या है, तुलना करने पर, ऑन कंपेयरिंग x इज इक्वल टू 3/5, y इज इक्वल टू, यही आंसर हो गया। ये है आव्यूह विधि से दो समीकरणों को हल करना। ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है, जब भी आता है, हाँ 8 नंबर में भी बड़े क्वेश्चन में आता है, लेकिन ये बहुत इजी होता है। कितनी जल्दी कौन लगा लेगा बोर्ड पेपर में, ये उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 2/2 का तो बहुत कम आता है, 3/3 का हर साल आता है, लेकिन रूल वही है, समझ गए? तो क्या 2/2 का कोई भी 2 लीनियर इक्वेशन दिया जाए आपको, और आपसे कहा जाए मैट्रिक्स मेथड से x और y की वैल्यू फाइंड करो या सॉल्व करो, उसको कर लोगे? बताइए, क्लियर? कैसे लगाना है लगा लोगे सभी लोग 2/2 का? तो ठीक है, लगा लेंगे तो बहुत बढ़िया है, नोट कर लीजिए इसको। तो मुझे लगता है बेटा आप लोग अगर 2 चर में ऐसे रैखिक समीकरण दिए जाएं और आप भी से उसको हल करना है, तो हल करके आप लोग x और y की वैल्यू सभी लोग निकाल लोगे। कंफर्म? ठीक है। इसमें कभी कभी 2 चीज़ें आपको जांचने के लिए कहा जाता है बेटा, संगत और असंगत, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। संगत कब होगा? संगत होने का मतलब है बेटा कि अगर ये जो हम लोगों ने निकाला है यहाँ तक आपको हर प्रश्न में निकालना है कि डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू अगर 0 आ गया तो उस समीकरण का हल ये होगा, असंगत होगा। क्या होगा? असंगत होगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि अगर ये 0 आ जाता बेटा तो यहाँ एडजॉइंट a और फिर यहाँ 0 हो जाता, तो फिर 0 से मल्टीप्लाई करते, यहाँ एक शून्य अवयव आ जाता, और शून्य अवयव का वहाँ गुणा करते तो शून्य अवयव आ जाता, पूरा 0 मैट्रिक्स आ जाता। ठीक है? तो इसका हल असंगत हो जाता। ठीक है? और संगत तब होगा जब ये 0 के बराबर नहीं होगा। ये 2 पॉइंट आप दिमाग में बैठा लो। अगर आपसे जांचने के लिए किसी प्रश्न में कहा जाए कि जांच कीजिए कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण में किनके हल संगत हैं, किनके असंगत हैं, तो आप बड़े आराम से जांच कर सकते हो। आपको इतने से लेके इतना तक वैसे ही लिखना है कि पहले हम उसे अवयव रूप में लिखें, फिर ax बराबर b लिखें, ये फिर a से पूरा मैटर निकालें। अगर ये 0 हो गया तो इसका हल असंगत वहीं लिख देंगे। ठीक है? और 0 नहीं हुआ तो इसका हल संगत लिख देंगे। तो कभी कभी प्रश्न में ऐसे आता है कि जांच कीजिए इनमें से किस समीकरण, मतलब दिए गए समीकरण का हल संगत है या असंगत, पहले जांच कीजिए, और फिर कहता है यदि संगत हो तो उसके हल को ज्ञात भी कीजिए। तो जांचने पे अगर ये 0 नहीं होगा तो लिख दीजिएगा इसका हल संगत है, अतः ऐसे फिर ज्ञात कर लीजिएगा x और y का मान। ये संगत है। ठीक है? हाँ, तो यहाँ लिख देंगे, निकलेगा ही नहीं, ज्ञात ही नहीं किया जा सकता। समझ पा रहे हो? तो केवल जांचने तक का अगर बात रहेगा तो यहाँ तक करना, और जांच के अगर हल करना रहेगा तो पूरा करना। ठीक है? और अगर केवल ये भी कहा रहेगा कि केवल आप बीच से हल करिए, तब भी आपको समझिए कि उसमें x और y की वैल्यू आनी ही आनी है, वो संगत ही है। समझ पाए सभी लोग?
तो क्या दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल कर लोगे आप भी से? चलिए ठीक है, तो मुझे लगता है आप संगत असंगत की उतना मैटर याद रखिएगा। अब हम लोग 3/3 का कोई समीकरण लेके x और y की और z की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई भी प्रश्न आप देख लो बुक का 3/3 का, और 3/3 वाले का कैसे हल करते हैं पहले ये देख लेते हैं। लाइक कोई सवाल देखते हैं इसमें से 3/3 का। कौन सा क्वेश्चन देखें? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं एक्सरसाइज का। 2x + 3y + 3z = 5, x - 2y + z = -4, 3x - y - 2z = 3। इनको आपको आव्यूह विधि से हल करना है। तो हल करने का क्या तरीका है? पहले क्या लिखोगे? इन समीकरणों को आव्यूह रूप में लिखने पर कैसे लिखा जाएगा देख लो सभी लोग ध्यान से। 2 3 3, x के आगे कोई काउंटिंग नहीं तो 1 लिखेंगे। -2 1 3 -1 -2, ये हो गया a x y z। इस तरह से आप लिख दोगे और यहाँ पे 5 -4 3 लिख लोगे। फिर उसके बाद इसको मान लोगे a x = b, तब x बराबर a इनवर्स समीकरण, तब a बराबर कितना माने हो? 2 3 3 1 -2 1 3 -1 -2। अब इस a से डिटर्मिनेंट a निकालोगे। क्या निकालोगे? क्योंकि यहीं से संगत असंगत भी चेक हो जाएगा आपका। तो कितना आ जाएगा पहले वैसे नोट कर लो। 2 3 3 1 -2 1 3 -1 -2, ये डिटर्मिनेंट में हो गया। अब इसका विस्तार करके निकाल लो कितना आएगा। चलो पहले क्या लिखोगे? 2 लिखोगे तो इसका रो इसका कॉलम छोड़ दोगे। ये +4 माइनस तो ये +1 हो जाएगा। -3 लिखोगे, इसका रो इसका कॉलम छोड़ोगे, -2 और -3 हो जाएगा। +3 लिखोगे, इसका रो इसका कॉलम छोड़ोगे, -1 प्लस हो जाएगा 6। इतना आपको माइनस प्लस का ध्यान दिमाग में होना चाहिए। ये 5 2 जा 10 हो जाएगा, ये 5 तिहाई 15 प्लस 15 हो जाएगा ये ना, और ये 5 और प्लस ये भी 15 30 10 40 आ गया। चूंकि डिटर्मिनेंट A इज नॉट इक्वल टू, अतः A इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, इसके हल कैसे हैं? संगत हैं। ठीक है, अब क्या करें? अब आव्यूह A के तत्वों का सहखंड लिखने पर, आव्यूह A के तत्वों का सहखंड लिखने पर, अब सहखंड में क्या क्या लिखा जाएगा? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। साइंस या चिन्ह सबका क्या लिखोगे? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये चिन्ह हो गया सबका। अब एक एक अवयव का निकाल के लिख दो। तो पहले वाले का क्या आएगा? 5, दूसरे वाले का -5 तो ये +5, तीसरे वाले का +5 है ना, प्लस आगे है ये। अब यहाँ से 2 1 से आपको समझ लो निकालना, ये सब चालाकी होती, बिना निकाले डायरेक्ट हमने लिख दिया वहाँ से सोच के, क्योंकि एक बार निकाले थे। अब 2 1 का, इसका रो
इसका कॉलम, -6 प्लस 3, -3 प्लस 3 आ गया। इतना कैलकुलेशन कर लो, नहीं कर पाते हो तो आगे थोड़ा ब्रैकेट में लिख के तब आगे थोड़ा एक लाइन और बढ़ा लो। इसका रो, इसका कॉलम -4 -9 -13 हो जाएगा, तो ये -13 आ गया। 2 3 इसका रो, इसका कॉलम -2 -9 -11, तो +11 हो जाएगा। 3 1 का देखो, इसका रो, इसका कॉलम 3 + 6 9 है ना, और इसका रो, इसका कॉलम 2 -3 -1 +1, 3 3 रो कॉलम -4 -3 -7, तो ये -7 ही हो जाएगा। अब हम डायरेक्ट क्या करें, एडजॉइंट लिख देते हैं। एडजॉइंट ए कितना आएगा, एडजॉइंट ए के लिए आपको फार्मूला पता है मैट्रिक्स में, A11 A12 यहाँ लिखोगे, A13 A21 A22 A23 31 32 33, सबकी वैल्यू रख लो। चलो 5 5 5 3 -13 11 9 1 -7, एडजॉइंट आ गया। अब एडजॉइंट के बाद A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट A अपन डिटर्मिनेंट A। डिटर्मिनेंट A कितना है, 40 है, तो 1/40 हो गया। और एडजॉइंट का मान रख दो फिर जो निकला है, 5 5 5 3 -13 11 9 1 A इनवर्स आ गया। A इनवर्स का मान कहाँ रख दें, ये स्टेप याद होना चाहिए आपको। A इनवर्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखो, चलो x है पहले, तो x की वैल्यू लिखो x y z, और A इनवर्स का मान 1/40। 1/40 को हम अंदर नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं, नहीं तो भी बहुत बड़ी बड़ी गिनतियां हो जाएंगी। 1/40 बाहर रहने दो आराम से। 5 5 5 3 -13 11 9 1 -7, और अभी इसके साथ b भी है, 5 -4 3। अब पहले इसका मल्टीप्लाई कर लो, तब उसके बाद अभी 1/40 से सबको गुणा करना। x y z 1/40, चलो गुणा करो, पहले रो का पहले कॉलम में 25 माइनस, चलो +25 -12 +27, फिर इसका 25 प्लस हो जाएगा 52 और प्लस हो जाएगा 3, फिर इस रो का इस कॉलम में 25 -44 माइनस, चलो 1/40, और इधर है x y z, चलो यहाँ जोड़ो घटाओ, 7 5 12 और 4 1 5, 52 में से 12 घटेगा 40 आया, 5 और 2 7 3 10, और 2 1 3 5 8 आएगा, फिर 4 1 5 आया, यहाँ पे देखो 5 आया, और 5 घट गया 0, और 4 2 6 -6 और +4 -4 आया। अब उसको जोड़ घटा सकते हो आप चाहे जैसे भी, चाहे माइनस वाला पहले जोड़ लो, -65 हो जाएगा, और -65 में से 25 घटाओगे तब भी -40 बचेगा। अब 1/40 से सबको गुणा कर दो, कितना आएगा 1 2 -1, और इधर x y z, तुलना करने पर x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू
ये आंसर हो गया। अगर आपको लगता है कि ये आंसर गलत है तो आप इन वैल्यू को पहले समीकरण में, दूसरे में या तीसरे में किसी में रख के चेक कर लो आपका आंसर सही है कि गलत है। 1 रखोगे 2 हो जाएगा, 2 रखोगे तो 6 हो जाएगा, 6 2 8, और यहाँ माइनस रखोगे -3 हो जाएगा, 8 - 3 5 आ जाएगा। चाहे जिसमें रख के चेक करोगे वो आंसर आएगा आपका। और एक बात, इन सब सवालों में उत्तर आप जान लेना, हरदम बोर्ड पेपर में 1 2 3 -1 -2 -3 4 कभी आया तो आया, नहीं तो 1 2 3 में ही उत्तर आता है, प्लस माइनस भले रहे। हरदम किसी किसी प्रश्न में बटे उटे में आता है कभी कभार, नहीं तो बटे उटे में उत्तर में नहीं आता। अगर आ रहा है तो समझ लेना बोर्ड में आपका कहीं न कहीं बीच में मिस्टेक हुआ है, निश्चित है। चेक कर लेंगे, है ना। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम 3/3 या 3 चर में अगर कोई रैखिक समीकरण दिया हो, 3 समीकरण, तो उसको हम हल करके x y z का मान कैसे निकालते हैं सारणिक विधि से। बोर्ड में जो आपको लगाना है, ये क्वेश्चन आएगा आपका लॉन्ग में, लगभग हो सकता है 8 नंबर जो बता रहे हैं 8 नंबर में। तो अब ऐसे ही कोई भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, डिजिट चाहे जो इस पे लिखा हो गिनती, तो मुझे लगता है लगा लोगे आप लोग, ठीक है। तो ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। तो ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोग प्रश्न नंबर 14 तक अब पूरा हल कर सकते हो, ठीक है। सभी लोग जो 13वां सवाल मैंने बताया उसी आधार पे जो 3 रैखिक समीकरण दिए गए हैं उनको हल कर डालिए, और जो इसके पहले वाला सवाल बताया उसके हिसाब से 2 रैखिक समीकरण कैसे हल कर सकते हैं, 2 चर वाले, उनको लगा सकते हो। अब हम लोग एक सवाल इस टाइप का कभी कभी बोर्ड पेपर में आ जाता है कि मैट्रिक्स A बराबर इतना से A इनवर्स ज्ञात कीजिए और A इनवर्स का प्रयोग करके इस समीकरण को हल करिए। तो मुझे लगता है इस तरह का सवाल आपको पढ़ाया गया है, अभी अभी भी मैंने पढ़ाया है। इससे A इनवर्स कैसे निकाला जाएगा, तो पहले एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट, मतलब इस मैट्रिक्स का, सुन लो, पहले आप डिटर्मिनेंट निकाल डालना, फिर इसके तत्वों का जैसे मैंने अभी लगवाया है सहखंड निकाल के एडजॉइंट A बराबर सूत्र रख के सबको निकाल लेना, और फिर A इनवर्स निकालने के लिए इतना बटे इतना कर देना, आपका A इनवर्स आ जाएगा। तो क्या A इनवर्स सभी लोग निकाल लोगे, बताओ। अभी अभी इसके पहले वाले पूरा A इनवर्स निकाल के मैंने दिखाया, ठीक है। अब इन तीनों समीकरणों को हल करना है, लेकिन इसमें जो A इनवर्स आएगा उसका प्रयोग करके हल करना है। तो पहले क्या करना, पहले जब A इनवर्स निकल जाएगा तो ही रुक जाना, उसके बाद इन समीकरणों को लिखना, इन समीकरणों को, और इसको अवयव रूप में लिखना। कैसे, 2 - 3 5 3 2 - 1 1 माइनस, और यहाँ XY Z 11 - 5 - 3, इस टाइप में लिख लोगे। उसके बाद क्या करना, उसके बाद इसको A मानना, X मानना, और क्यों इसको A मानोगे, क्योंकि यही देखो दिया है A के बराबर, यहाँ वही आपका A यहाँ दिया था प्रश्न में ही दिया है। वो C मान लोगे तब भी बात वही हो जाएगा, लेकिन यहाँ C नहीं मान सकते क्योंकि आपका वो A है प्रश्न में। इसके पहले वाले में C मान सकते थे, D मान सकते थे, जहाँ मैंने A माना था कैलकुलेटर में, ठीक है। तो अब यहाँ से X बराबर, और A इनवर्स यहाँ पूरा निकाले हो आप, उसको यहाँ समीकरण 1 में लाके रख देना, A इनवर्स का मान और B का मान 11 - 5 - 3, इसका गुणा कर लेना, फिर इधर XYZ रहेगा, तुलना करके XYZ का मान निकाल लेना। A इनवर्स का मान यही निकला रहेगा, वही रख देना है डायरेक्ट, वहाँ पे A इनवर्स नहीं निकालना है, यहाँ पहले में निकाल लेना है आपको, और फिर उसको अवयव रूप में, समीकरण रूप में चेंज करके इनवर्स का मान रख के तुलना कर लेना, गुणा करके। तो मुझे लगता है ऐसे प्रश्न आप सभी लोग लगा लोगे प्रश्न नंबर 15 तक, ठीक है। इस प्रश्नावली में चलिए लास्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। 4 किलो प्याज, 3 किलोग्राम गेहूं और 2 किलोग्राम चावल का मूल्य। तो पहले आप इसमें बेटा हिंदी में ऐसे लिख देना, माना 1 किलोग्राम प्याज का मूल्य X रुपया, 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य Y रुपया, और 1 किलोग्राम चावल का मूल्य Z रुपया, ठीक है। तब प्रश्नानुसार पहला समीकरण बनाना,
4x प्लस 3y प्लस 2z बराबर 60, पहला समीकरण। दूसरा बनाना 2x प्लस 4y प्लस 6z बराबर 90, और तीसरा समीकरण बनाना 6x प्लस 2y प्लस 3z बराबर 70। ठीक है, और उसके बाद जब तीनों समीकरण बन जाएगा तो उसको आप व्यू रूप में लिखना। पूरा स्टेप जो मैंने अभी 13वें प्रश्न में हल कराया है, पूरा वो स्टेप करके एक्स वाई जेड का लास्ट में मान निकल जाएगा। एक्स का मान जब निकलेगा तो वो हो जाएगा 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य, वो प्याज का मूल्य, और वाई का जो मान निकलेगा वो 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य, और जो जेड का मान निकलेगा वो 1 किलोग्राम चावल का मूल्य आपका निकल जाएगा। प्रति किलोग्राम आपसे पूछा ही गया है। तो मुझे लगता है प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 16 तक सभी लोग लगा लोगे। हाँ, कुछ प्रश्न आपको ऐसे दिखाई देंगे जहाँ पे एक्स वाई जेड लिखा ही नहीं रहेगा। जैसे प्रश्न नंबर 11 आप देखो किताब में, देख रहे हो, पहले में लिखा है 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, दूसरे में लिखा है x माइनस 2y माइनस जेड बराबर 3/2, और तीसरे में x लिखा ही नहीं है। ठीक है, तो जब x लिखा ही नहीं है तो जब यहाँ तुलना करना है a का मान में, तो जहाँ x नहीं लिखा वहाँ 0 लिख देना बेटा। x जहाँ नहीं लिखा है, अगर मान लो z के दर पे नहीं लिखा होता z वाले पे 0 लिख देते, लिखने लगते जब गिनती, y वाले में नहीं लिखा होता तो y वाले 0 लिख देते, बाकी x और z को लिख देते। ये सब 3/3 का ही बनेगा, ये ध्यान रहे आपको। जो पद नहीं रहेगा जब लिखने लगेंगे तो जो नहीं है उसी वाले में 0 लिख देंगे। समझ गए आप लोग? क्या अब आप लोग पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हो? इसमें से आपका एक क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आएगा। संगत असंगत बताना आपको बता ही दिया हमने। पहले 1 से लेकर 6 तक संगत असंगत बताना है, फिर 7 से लेकर 16 तक पूरा हल करना आप बीच से। तो क्या सभी लोग लगा लोगे? तो मुझे लगता है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये सब वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लें। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।